students, welcome to JMA Groups of School. Today I would like to explain you the next part of the structure of atoms, and the part is atomic spectra. Now, here in this topic, the speed of the light depends upon the nature of the medium through which it passes. Whenever you are taking the examples of that light, you know that one. The light is travel in medium and it's depend upon what type of nature of the medium is here. In that way, the light travels. Now, as a result of this, what happens? When the beam of light is just passes in medium, it may deviate or refracted from its original path and from it traveling one medium to another. Here, we have to just take that one white light, and when this white light is passes from one medium to another medium, now the light traveling, it's whatever that deviations are refracted, it depends on the nature of the medium. What type of medium is here? In that way, the light, the beam of the light give reactions. It may deviate from its path, or it may refract into that path. Okay, so here is that one. When a beam of white light is passed through the prism, the wave with the shorter wavelength bends more than the wave than that one longer wavelength. Here we take that one light of white light, and when it passes through prism, you find that the wave with shorter wavelength is just bends more and having longer wavelength as compared to longer wavelength. यहाँ पे जो टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसमें कुछ प्राइमरी इंफॉर्मेशन में जैसे आपने देखा है कि जो लाइट होता है उसका जो स्पीड होता है वो किस मीडियम में से पास हो रहा है, उस मीडियम के नेचर के ऊपर डिपेंड होता है. द स्पीड, जो लाइट का स्पीड है उसका डिपेंडेंस मोस्टली द नेचर ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में से वो पास हो रहा है उसके मीडियम के ऊपर उस लाइट का स्पीड डिपेंड होता है. अगर जब भी कोई एक बीम ऑफ लाइट अगर मीडियम में से पास हो रहा है, एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो उस हिसाब से वो डेविएटेड हो सकता है, मींस उस मीडियम के अंदर जा सकता है या उस मीडियम से रिफ्रैक्ट हो सकता है. यहां से आपका लाइट यहाँ आ रहा है, यहां से यहाँ जा रहा है, वो अंदर जा सकता है या डेविएट हो सकता है. दोनों तरह की रिएक्शन हो दे सकता है. एक तो अंदर जा सकता है या डेविएट हो सकता है. इट डिपेंड्स कि किस तरह का नेचर का मीडियम है. इसी तरह से जब एक लाइट, व्हाइट लाइट एक प्रिज्म में पास होता है, जब भी व्हाइट लाइट प्रिज्म में पास होगा तो यहाँ पे जो वेव्स है जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट है उसका डेविएशन बेंडिंग ज्यादा होगा. तो जिसका वेव्स बहुत शॉर्ट वेवलेंथ है उसका बेंडिंग ज्यादा होगा, एज कंपेयर जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसका बेंडिंग बहुत कम होगा. तो एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन व्हाइट लाइट की हुई. नेक्स्ट इज हियर दैट सिंस ऑर्डिनरी लाइट, अगर हम व्हाइट लाइट देखते हैं, इट हैव अ वेव्स विद ऑल द वेवलेंथ इन अ विजिबल रेंज एंड अ रे ऑफ व्हाइट लाइट इज स्प्रेड आउट इन सीरीज ऑफ कलर, वी कॉल दैट स्पेक्ट्रम. अगर एक ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट की बात करें तो हम देखते हैं कि इस ऑर्डिनरी लाइट के अंदर बहुत सारी वेव्स होती है जिसकी वेव एक रेंज ऑफ द वेवलेंथ होती है. अगर आप विजिबल रेंज जो हमारी आज सनलाइट से मिलने वाले लाइट में से अगर विजिबल रेंज का हम देखो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम में, तो जो विजिबल रेंज होती है जिसमें हम देख सकते हैं चीजों को, अगर व्हाइट लाइट की देखो तो उसमें बहुत सारी रेंज आएगी आपकी वेव्स की. तो इस तरह से जो आपका एक सीरीज होती है कलर की, उसको ही हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम. व्हाटएवर दैट द व्हाइट लाइट रेज, these rays of the white rays have a visible range having a range of the waves, and we call that range of waves as color rays, and that is spectrum. उसी को स्पेक्ट्रम बोला जाता है. तो एक व्हाइट लाइट जो विजिबल रेंज में आता है, इसके अंदर वेव्स आएगी अलग अलग वेवलेंथ की, और जो लेंथ आएगी उसी से एक स्पेक्ट्रम बनता है. और इस स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ उन्होंने कलर का बताया. The light of the red color that having longest wavelength, it deviated least, while the violet light which having shortest wavelength, it deviated most. अब यहाँ पे बात चल रही है कि जब भी हम एक ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट लेते हैं तो उस
वायलेट लाइट का सबसे ज्यादा डेविएशन होता है। इसी तरह से हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है उस स्पेक्ट्रम के अंदर आप देखो व्हाइट लाइट फ्रॉम वायलेट जिसका वेवलेंथ का उन्होंने दिया है फ्रीक्वेंसी दी रेंज 7.50 to 10⁻14 हर्ट्ज टू रेड एट 4.00 10⁻14 हर्ट्ज इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब whenever the white light which is just you find a shading of the color is there which we call spectrum and it having red color which having the longest wavelength has a deviation very least while violet color which having the least wavelength having deviation maximum. Now in the same way whatever that one spectrum we get from that light whose frequency range is from 7.5 10⁻14 hertz for violet to red at 4.00 10⁻14 hertz we call it continuous spectrum। तो इस तरह से जब भी आपको कोई लाइट जो आपको व्हाइट लाइट विजिबल रेंज में मिलता है उस रेंज को जब आप इस तरह से देखते हो कि उसके अंदर सभी तरह की वेव्स होती है जिससे एक आपको कलर सीरीज का स्पेक्ट्रम मिलता है। इस स्पेक्ट्रम के अंदर सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला रेड कलर होता है जिसका डेविएशन सबसे कम होता है, जबकि वायलेट कलर जिसका सबसे कम वेवलेंथ है इसका डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। तो इस तरह का स्पेक्ट्रम जो हमें मिलता है जिसका वेवलेंथ का डेविएशन हम बोल सकते हैं रेंज बोल सकते हैं वायलेट कलर से लेके रेड कलर जिस वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी दी है 7.5 10⁻14 हर्ट्ज से लेके रेड जिसका दिया है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये बात हुई हमारे ऑर्डिनरी लाइट की, लेकिन अगर आज हम हमारे इसमें देखें कि इसी तरह की हमें घटना हमारे स्काई के अंदर मिलती है इन द फॉर्म ऑफ रेनबो। आज हमें जो मिलता है मॉनसून सीजन देखो उसमें हमें जो रेनबो मिलता है ये रेनबो इसी का एक स्पेक्ट्रम का ही टाइप है। सिर्फ इसमें डिफरेंस इतना है कि जो ही हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हेन इंटरैक्ट विद द मैटर, जब भी उनका इंटरेक्शन मैटर से होता है दैट एटम्स और मॉलिक्यूल्स कुछ एब्सॉर्ब करते हैं एनर्जी एंड these atom and molecule when absorb the radiations from the electromagnetic radiation they just go to higher energy level and when they go to higher energy level they get excited and this state is very unstable and so to come to normal state they have to emit radiation and when they emit radiation and this emission is in the form of spectrum and that form electromagnetic spectrum और यही emission electromagnetic radiation का next part of that one is here emissions and absorption spectra. The spectrum of radiation emitted by a substance that has absorbed energy is called emission spectrum. जो स्पेक्ट्रम होता है रेडिएशन का जो इमिटेड होगा बाय सब्सटेंस जिसने एब्सॉर्ब किया होगा एनर्जी को उसी को इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अगर हम एक बात करते हैं यहाँ पे ना जो भी रेडिएशन यहाँ पे इमिशन और एब्सॉर्प्शन आपका दिया है तो इसमें क्या होगा जस्ट सी दैट वन यहाँ पे आपका जो भी एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें यू फाइंड दैट नाउ हियर यू फाइंड दैट कि यहाँ पे जो भी आपका स्पेक्ट्रम होगा रेडिएशन का दैट इमिटेड बाय सब्सटेंस हैज एब्सॉर्ब एनर्जी जिसके पास कुछ एनर्जी उन्होंने एब्सॉर्ब की होगी उसी को इमिशन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। जब भी आप यहाँ पे किसी सब्सटेंस के ऊपर जो आपका जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो भी उसके इस मैटर के साथ टकराएंगे तो नेचुरली ये जो सब्सटेंस है ये कुछ एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। एब्सॉर्ब करने के बाद जो वहां से इमिट होगा इमिशन रेडिएशन बराबर है तो यही इमिशन रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होता है उसी को हम बोलते हैं दैट इज इमिशन स्पेक्ट्रम। बिल्कुल सिंपल है कि भाई द स्पेक्ट्रम ऑफ द रेडिएशन
टकराव होगा मैटर के साथ या किसी सब्सटेंस के साथ, वो सब्सटेंस एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्सॉर्ब करेगा और बाद में जो इमिट करेगा उस इमिशन रेडिएशन से जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसी को हम बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। नाउ atoms, molecules or ions that have absorbed radiations are said to be excited. Naturally, जो भी एटम हो गए मैटर, जो मैटर आपका है जिससे आपका जो बना होगा किसी एटम से, मॉलिक्यूल से, आयन से, वो जब उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे, उस रेडिएशन को एब्सॉर्ब करेंगे, तो नेचुरली वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, मीन्स दे विल जस्ट गो टू हायर एनर्जी लेवल। जो भी एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स मैटर के एब्सॉर्ब करेंगे रेडिएशंस को, दैट विल जस्ट गो टू बी एट एक्साइटेड लेवल, मीन्स दे विल रीच एट ए हायर एनर्जी लेवल, जिसको हम एक्साइटेड लेवल बोलते हैं। नाउ टू प्रोड्यूस एन इमिशन स्पेक्ट्रम, energy is supplied to a sample by heating or irradiating it, and the wavelength or frequency of the radiation emitted is recorded as the sample gives up absorbed energy. इसकी प्रोसीजर दी है किस तरह से इमिशन स्पेक्ट्रम को हम लाएंगे। अब जिस सैंपल्स का हमें इमिशन स्पेक्ट्रम निकालना है, उस सैंपल को हमें एक तो हीट करना पड़ेगा या फिर उसको इररेडिएटिंग करना पड़ेगा, उसको सप्लाई करना पड़ेगा रेडिएशन का, या उसका टकराव करना पड़ेगा रेडिएशन के साथ, या उसको हीट करना पड़ेगा उस सैंपल्स को, जिससे जब हम उसको हीट या इररेडिएटिंग करेंगे उस सैंपल को, तो आपको पता है कि जो वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी होगी उस रेडिएशन की, नेचुरली वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या जो भी होगा जिस सैंपल्स जिससे वो सैंपल बना है, वो एक हायर एनर्जी लेवल पर जाएगा जब उसको हीटिंग या रेडिएशन सप्लाई करेंगे। तो जब वो एक हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, मींस एक्साइटेड होगा, तब वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की या फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन बाहर इमिट करेगा और उसको रिकॉर्ड किया जाएगा एज ए एब्सॉर्ब एनर्जी स्पेक्ट्रम, जिसको हम इमिशन स्पेक्ट्रम तरीके से बोलेंगे। क्यों भाई? जब भी हम यहाँ पे एक इमिशन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा? जस्ट बाय यू फाइंड दैट सैंपल, जो भी हम सैंपल ले रहे हैं जिसका हमें इमिशन स्पेक्ट्रम निकालना है, उस सैंपल को हीट करेंगे या उसको इररेडिएट करेंगे, मींस उसको एक टकराव करेंगे रेडिएशन के साथ, वो सैंपल एक एक्साइटेड लेवल पर चला जाएगा, मींस एक हायर एनर्जी लेवल पर चला जाएगा, और हायर एनर्जी लेवल पे जाने के बाद उसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। जो अनस्टेबल स्टेट होती है, नेचुरली अनस्टेबल स्टेट पे ज्यादा देर न रह के वो नॉर्मल स्टेट पे आने की कोशिश करेगा, तब वो खुद कुछ एनर्जी जो एब्सॉर्ब की है उसको बाहर इमिट करेगा, एंड दैट एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जिसको रिकॉर्ड किया जाएगा एज ए इमिशन स्पेक्ट्रम। सो सिंपल इमिशन स्पेक्ट्रम, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ उनको जो प्रोसीजर है उस हिसाब से आप उसको लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट, एंड एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज, अब उसका दूसरा क्या है? एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इट इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ द इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम का बिल्कुल फोटोग्राफिक जो कॉपी होगी वो होगी एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगी। नाउ एक कंटिन्यूम ऑफ द रेडिएशन इज पास through a sample which will absorb radiation of certain wavelength. जब एक आप कंटिन्यूस एक रेडिएशन का एक सप्लाई करते हो या पास करता है, कंटिन्यूस रेडिएशन एक जा रहा है आपके एक सैंपल में से, तो व्हाट विल हैपन? उसमें से कुछ रेडिएशन एब्सॉर्ब करेंगे, कुछ सर्टेन वेवलेंथ की रेडिएशन एक सैंपल इसको एब्सॉर्ब करेगा, और जो मिसिंग वेवलेंथ वाला होगा which correspond to the radiation absorbed by the matter that leaves dark spaces in the bright continuous spectrum. अब इसके बारे में लिखना हो आपको एक ही चीज बता सकती हूँ, I would like to show with you। अगर मैं यहाँ पे एब्सॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रम तो बिल्कुल इजी है कि जब एक सैंपल के साथ आप उसको हीट करते हो या इसका इररेडिएशन करते हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन है वो सैंपल अपना एब्सॉर्ब कर लेता है, और जो बाहर इमिट करता है
बराबर है, बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन द एटम्स or molecules or ions of that sample goes to excited level and they becomes unstable, and when this want to become to normal level they emit radiation in the form of emission spectrum और रिकॉर्ड किया जाता है। अब आपका जो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसका बिल्कुल फोटोग्राफिक इंडिकेटिव है ऑफ द emission स्पेक्ट्रम का। तो इसमें किस तरह से होगा, यहाँ पे एक कंटिन्यूम ऑफ रेडिएशन, कंटिन्यूअस सप्लाई दिया जाता है रेडिएशन का एक सैंपल को, जो कंटिन्यूअस रेडिएशन उस सैंपल में से पास होके और पास होने के बाद कुछ सर्टेन वेवलेंथ की रेडिएशन से ये सैंपल उसको एब्सॉर्ब कर लेगा। उस सैंपल की अपनी पर्टिकुलर कैपेसिटी के हिसाब से कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो रेडिएशन होगी वो एक सैंपल को एब्सॉर्ब करेगा, और एब्सॉर्ब करने के बाद व्हाटएवर यू फाइंड दैट आपको एक स्पेक्ट्रम जो भी मिलता है जो मिसिंग वेवलेंथ है which correspond to the radiation absorbed by the matter and dark spaces are in the box। अब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की इसमें से एब्सॉर्ब, देखो एक सैंपल में कंटिन्यूम रेडिएशन जा रहा है, बाद में यहाँ बाहर इमिट होगा, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर रेडिएशन का देखते हो कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का जो है वो यहाँ पे सैंपल एब्सॉर्ब कर लेगा और उसको छोड़ के बाकी सब जो रेडिएशन है बाहर इमिट किया जाएगा। लेकिन यहाँ उसके बाद आपको जो भी एक स्पेक्ट्रम मिलता है इसमें कुछ वेवलेंथ यहाँ पे मिसिंग होगी। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर वेवलेंथ का रेडिएशन का एब्सॉर्प्शन उस पर्टिकुलर सैंपल ने कर दिया है, इसीलिए आपको कुछ डार्क लाइन और डार्क स्पेसेस नजर आएगी उस ब्राइट स्पेक्ट्रम के अंदर, जैसे डार्क वाली दिखेगी आपको। एंड दैट इमिशन स्पेक्ट्रम आपको इस तरह से जो मिसिंग वेवलेंथ मिल रही है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू रेडिएशंस एब्सॉर्ब्ड बाय द मैटर दैट लीव डार्क स्पेसेस इन द ब्राइट लुमिनस स्पेक्ट्रम। अब इसको अगर समझना है एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को तो पहला पॉइंट होगा ये बिल्कुल फोटोग्राफिक नेगेटिव है आपके इमिशन स्पेक्ट्रम के। मतलब जब एक पर्टिकुलर सैंपल को आप एक कंटिन्यूम रेडिएशन का सप्लाई करते हैं तो वो मैटर या वो सैंपल एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो आपकी रेडिएशन आती है उसको एब्सॉर्ब करता है और बाकी जो रेडिएशन से वो इमिट करेगा ना। वो जो पर्टिकुलर वेवलेंथ उसने एब्सॉर्ब किया और उसके बाद जो पर्टिकुलर वेवलेंथ बाहर इमिट हुई और उससे जो आपको एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिला, उस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर आपको कुछ मिसिंग वेवलेंथ है वो मिलेगी और वो मिसिंग वेवलेंथ इन द फॉर्म ऑफ डार्क स्पेस मिलेगी आपको, और इस तरह से डार्क स्पेस मिलेगी आपको और उसी को हम बोलते हैं एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बराबर है? तो इस तरह से इमिशन स्पेक्ट्रम का बिल्कुल आपका फोटोग्राफिक होगा एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये चीजें हो गई हमारी जो भी हमारे जो दिया है उस हिसाब से मैटर, लेकिन अगर हमारा मैटर गैस फेज का है तो क्या होगा? सेम तरह का स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा? नहीं। द इमिशन स्पेक्ट्रम फॉर द गैस फेज एटम डू नॉट शो कंटिन्यूअस स्प्रेड फ्रॉम रेड टू वायलेट, but they emit light only at a specific wavelength with dark spaces between them। अगर हमारा मैटर गैस फेज में है तो we will not get a continuous spectrum, हमें एक continuous spread नहीं मिलेगा from red to violet, लेकिन हमें जो भी स्पेक्ट्रम मिलेगा, जो भी स्प्रेड होगा आपका लाइट का फ्रॉम रेड टू वायलेट, उसके अंदर कुछ डार्क स्पेसेस मिलेंगे और ऐसे स्पेक्ट्रा को ही हम लाइट स्पेक्ट्रा बोलते हैं या एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जब भी आपका मैटर गैस फेज में होगा तो इस तरह का हमें कंटिन्यूअस स्प्रेड फ्रॉम रेड टू वायलेट नहीं मिलेगा। उस स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ ऐसे डार्क हमें स्पेसेस मिलेगी और उस डार्क स्पेसेस को ही हम बोलते हैं लाइट स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्यों? बिकॉज जो इमिटेड रेडिएशन होंगे उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे हम, जो भी ब्राइट लाइन है उसके बीच में उसके बेस
is here line spectrum of the hydrogen. Now, when an electric discharge is passed through gaseous hydrogen, the H2 molecule dissociate and energetically excited hydrogen atom produce emits electromagnetic radiation of discrete frequency. इसका मतलब जब भी एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या करंट पास किया जाएगा गैसियस हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल है उसमें से जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया जाता है करंट पास किया जाता है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है और डिसोसिएट होके उसके एक्साइटेड एनर्जेटिकली एक्साइटेड ऐसे हाइड्रोजन एटम्स प्रोड्यूस होते हैं जो एक्साइटेड एटम्स है हाइड्रोजन के दे विल जस्ट एट अ एक्साइटेड स्टेट हो गए तो नेचुरली दे इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वही एक्साइटेड एटम्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकालेंगे जिसमें उनकी फ्रीक्वेंसी एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी आएगी। तो एक स्टार्टिंग आपको दी हुई है किस तरह से लाइन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन का है तो इसमें सिंपल यही चीज है कि वॉट एवर दैट वन यू आर टेकिंग हियर कि जो भी आपका गैसेस हाइड्रोजन गैस है इसमें से जब भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया जाता है जो H2 मॉलिक्यूल गैस है जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करंट उसमें से पास किया जाएगा तो उसका कन्वर्शन एक वो डिसोसिएट हो जाएगा और बिल्कुल एनर्जेटिकली एक्साइटेड ऐसे उसके हाइड्रोजन एटम्स प्रोड्यूस होंगे जो एक्साइटेड स्टेट वाले होंगे और वो एक्साइटेड होने के कारण दे आर नाउ इन अनस्टेबल स्टेट है तो नेचुरली अगर नॉर्मल स्टेट में आना है तो दे हैव टू इमिट तो उसको इमिट करना पड़ेगा एनर्जी रेडिएशन तभी वो एक नॉर्मल स्टेट में आएंगे और जब ये एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इमिट करेंगे रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को और वो इमिट करते वक्त वो किस फॉर्म में इमिट करेंगे इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एक तरह से आप बोल सकते हैं एक बल्क फॉर्म में या एक ग्रुप फॉर्म में उसको फ्रीक्वेंसी को बाहर इमिट करेंगे नॉट इन अ कंटिन्यूअस वे। तो चलो भाई इसके लिए उन्होंने दिया है नेक्स्ट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइंस वी कॉल अकॉर्डिंग टू देयर डिस्कवर्स। तो मैंने यहाँ पे बोला आपको कि जब हाइड्रोजन गैस को एक एक्साइटेड लेवल पे लिया जाता है और डिसोसिएट होकर वो एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस करता है वही एक्साइटेड स्टेट जो अनस्टेबल है जब उसको स्टेबल में आने के लिए नेचुरली उनको इमिट करना पड़ेगा एनर्जी टू लोअर एनर्जी तभी वो स्टेबल में आएगी नॉर्मल में आएगी और ये जो इमिशन होता है वो डिस्क्रीट मतलब एक ग्रुप फॉर्म में एक फ्रीक्वेंसी पे होता है नॉट इन कंटिन्यूअस और इसकी वजह से आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ऐसे बहुत सारी सीरीज मिलेगी स्पेक्ट्रम की जिनको उनकी डिस्कवरी के बाद जिन जिन साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया उन साइंटिस्ट के नाम से उस सीरीज को जाना जाता है। तो इसके लिए बार्मन ने दिखाया बार्मन नाम का एक साइंटिस्ट जिन्होंने 1885 ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ही शो दैट इफ स्पेक्ट्रल लाइन्स आर expressed in the term of wave number then the visible lines of hydrogen spectrum obey mu bar is equal to 109,677 1 upon 2 square minus 1 upon n square per cm। यहाँ पे Barnard have just shown that in 1885 we just performed some experiment and in that experimental observation he find that on the basis of experimental observation if whatever that one lines we are getting whatever the spectral lines we are getting in that one we can whatever that they get a series of the lines and these lines if they want to express their wavelength whatever that in terms of these lines can express in terms of wave number you know that wavelength and wave number have their relationship they are inverse of each other so we can express these spectral lines in terms of wave number and that mu bar is equal to that is they have just shown 109,677 under in bracket 1 upon 2 square upon 1 by n square per cm। अब बार्बर नाम के साइंटिस्ट ने 1885 में बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किए एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको ऐसा मिला कि जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिलती है या हाइड्रोजन
एक्साइटेड किया जाता है और उसमें से जो आपको स्पेक्ट्रल लाइट्स मिलती है उसको हम वेव नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, दैट फॉर्मूला इज व्यू बार इज इक्वल टू दे हैव गिवन 109,677 इन द ब्रैकेट 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर पर cm क्यूब और cm इनवर्स। व्हाट इज n? इट इज इंटीजर है वो, जिसकी वैल्यूज 3 से लेके 3, 4, 5 डॉट डॉट आप ले सकते हैं। एंड द सीरीज ऑफ द लाइंस दीज आर एक्सप्रेस्ड बाय दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड बार्बर सीरीज। या इस ऑब्जर्वेशन को बार्बर ने किया इसीलिए ये जो आपको लाइन मिलेगी, ये जो सीरीज ऑफ लाइंस मिलेगी उसको हम बोलेंगे बार्बर सीरीज। अब यहाँ पे दूसरा साइंटिस्ट स्वीडिश नाम के उन्होंने रेडबर्ग नाम का जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक है उन्होंने नोट किया that all the series of the lines in the hydrogen spectrum could be described by this formula. Now, another Swedish geological scientist named Redberg, he observed that all the series, whatever that series of all in this hydrogen spectrum, we can express by the following formula: mu bar is equal to 109,677 in the bracket 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square cm minus 1 inverse of cm, where n1 value having 1 dot dot and n2 having n1 plus 1 means the for n1 we are taking 1, then n2 should be 2. Whenever you are taking n1 2, then n2 should be, you find that it is 3. 1 goes on increasing. Means जब स्वीडिश रेडबर्ग उन्होंने ऑब्जर्व